हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इंजीनियरिंग विथ एनएनवी। जैसे कि आप लोग जो अनाउंसमेंट शॉट था आप लोग उसमें पढ़ चुके होंगे कि इसमें हम लोग एकेटीयू के फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स को पढ़ाएंगे बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर। सो आज जो है कि आज मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन किस चीज़ का इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ या एकेटीयू के सिलेबस का। ये आप लोग देख रहे हैं एकेटीयू का लोगो है ये, और ये सिलेबस है, ये इंट्रो है। इंजीनियरिंग विथ एनएनबी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये है सिलेबस ऑफ एकेटीयू। ठीक है, तो एकेटीयू जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सिचुएटेड है। मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में मेनली जितने भी हैं ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिससे कि एफिलिएटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में। और जैसे कि आप लोग ये पढ़ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बीटेक है फर्स्ट ईयर वो कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बीटेक जो फर्स्ट ईयर होता है वो हर ब्रांच के लिए कॉमन होता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के। और ये जो है ये लेटेस्ट सिलेबस है। सो इसकी भी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप कॉलेज में जाएंगे, अगर आप एकेटीयू को कॉलेज लेने की सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीटेक फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स विद सब्जेक्ट टॉपिक प्लेलिस्ट सब मिल जाएगा आप लोगों को। इवन पीडीएफ मिल जाएगा। अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स की क्या कहते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। अगर कोई एक टॉपिक हम लोग पढ़ाएं उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स की, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, और इसमें आप लोगों का फ़ायदा भी होगा, जैसे कि 15-20 लेक्चर्स में मतलब वीडियोस में हम लोग आपका कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। एक जो चैप्टर रहेगा एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस रहेंगी। मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इसके सिवा हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो फिर ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में ज़्यादा कोई सब लोग जेई दे के आते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, 12th दे के आते हैं तो इतना कोई स्टार्टिंग में नहीं पढ़ता है। अगर आप 2 हफ्ते पहले से भी पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो आपका 80 to 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप अपने किसी भी कॉलेज में। ठीक है, तो उस हिसाब से सिलेबस को हम डिफाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से सिलेबस को हम लोग बना रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बीटेक फर्स्ट ईयर जो एकेटीयू का रहेगा इसमें टॉपिक वाइज रहता है, सब्जेक्ट वाइज रहता है। अब जैसे ये होता कैसे, तो जो फर्स्ट ईयर है ये 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड रहता है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो पहले तो आप लोग जब अपने कॉलेज में जाएंगे तो 3 वीक्स स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम होता है कि आप लोगों को कॉलेज से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो वो 3 वीक्स स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम होता है। ठीक है, जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो हर कॉलेज में मेनली होता ही है, बिगनिंग ऑफ द सेशन में होता है। ठीक है, इसमें जैसे फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है, तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथमेटिक्स जो होता है वो रिपीटेड होता है, मैथमेटिक्स 1 हो जाता है, एक बार मैथमेटिक्स 2 हो जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 हो जाता है, सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 हो जाता है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप कोर ब्रांच में हैं, कोर ब्रांच मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, ये कोर ब्रांच होती है। और नॉन कोर ब्रांच क्या होती है, वो आईटी सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। तो अगर आप नॉन कोर ब्रांच में आप लोग को प्लेसमेंट लेना है तो मेनली जो बच्चे को जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये रहा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
फिर यहाँ पर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब की कोई ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है आप लोगों को। एट एट लास्ट जब आप लोग कहीं वर्क करते हैं तो इस पे ज़्यादा कोई इंजीनियर जो कोई पढ़ने भी जाता है कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो ये मेनली लास्ट में पढ़ा जाता है। तो अगर आप 1 महीने पहले से, 1 महीना ये मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर आप 2 हफ्ते पहले से भी कंसिस्टेंटली इस पे 3 से 4 घंटा देंगे आप इसके पढ़ाई पर, वीडियोस पे, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हर टॉपिक हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक एकदम ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको छोड़ के भी जा सकते हैं। ठीक है, मेनली जो पेपर पैटर्न होता है वो फॉलोड होता है। कहीं ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं आता है पेपर का जिसमें कि क्या कहते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स और आपके पास थ्योरी की कोई भी चॉइसेस ना हो, हमेशा चॉइसेस में ही आता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं जिस हिसाब से कि आपको अच्छा खासा सीजीपीए गेन कर सकते हैं। अगर आप 80 टू 90% भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर मिला के फर्स्ट ईयर में, तो आप इतना मान के चलिए कि आपका सीजीपीए 8 से ऊपर होगा। और सीजीपीए 8 से ऊपर रखना इज़ लिटरली अ गुड थिंग। गुड क्या कहूँगा मैं, बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपका सीजीपीए 8 से ऊपर मेंटेन रहता है। मेनली जो सब लोग सोचते हैं कि सीजीपीए तो लास्ट में मेंटेन कर लेंगे, मगर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि लास्ट का जो कोर्स होता है वो आपकी स्ट्रीम के टुवर्ड्स एकदम होने जाता है। जैसे कि आपकी कोर स्ट्रीम जो होती है, जैसे कि मैकेनिकल है तो उसमें मैकेनिकल में बहुत कोर पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, तो जब वो चीज़ें पढ़ाने लगते हैं तो उसमें फिर मेन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसको कोप अप कर पाना, उसमें मार्क्स गेन कर पाना या मार्क्स अचीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस हिसाब से सीजीपीए आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग में अच्छा सीजीपीए रहेगा, लास्ट में कम भी रहेगा, तो एवरेज आपका जो फुल इंजीनियरिंग का सीजीपीए रहेगा वो नहीं नहीं में भी 8 से ऊपर होगा, और वो बहुत अच्छा सीजीपीए होता है मेंटेन करना। अगर आप एट लास्ट गेट का देख रहे हैं या फिर क्या कहते हैं, अगर आप पीएसयूज का देख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट का देख रहे हैं, तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है सीजीपीए की। बट अगर आप प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं, चाहे कोर ब्रांच हो चाहे नॉन कोर ब्रांच हो, अगर आप प्लेसमेंट में बैठना चाह रहे हैं तो उसके लिए सीजीपीए की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कंपनीज जो होती हैं वो सेलेक्ट करती हैं आपको सीजीपीए के बेसिस पे कि कितना आपका सीजीपीए है, वो लोग एक क्राइटेरिया लगाते हैं। ठीक है, खैर अभी हम इसको बाद में ही बात करते हैं, बट अभी हम शुरू करते हैं सिलेबस के डिस्कशन के साथ। तो आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री होता है। ठीक है, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग फिजिक्स है तो आपके सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री होगा। ये नहीं कि आपको दोनों एक ही साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें थ्योरी होता है। थ्योरी जो होती है वो कैसे होती है, 20 नंबर का सीटी होता है। सीटी भी जो होता है वो दो ठो होता है, सीटी 1 सीटी 2, दोनों 10-10 नंबर के होते हैं जिसको कि कंबाइन करके 20 कर देते हैं। और 10 नंबर का जो होता है ये इंटरनल असेसमेंट होता है, जैसे कि आपने कोई प्रैक्टिकल किया, असाइनमेंट किया, प्रैक्टिकल नहीं असाइनमेंट किया है या कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाई या चार्ट पेपर बनाया, तो उसके बेसिस पे आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। अटेंडेंस भी इसी में इंक्लूडेड रहता है, और ये मिला के होता है 30 नंबर। और 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है जिसमें जो टोटल हो जाते हैं 100 नंबर का। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये सीआर, ये करोड़ नहीं है, ये क्रेडिट है। जो हम लोग का नया ये एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं तो वो क्रेडिट से मतलब पता चलता है कि आप पास हुए कि फेल हुए। अगर आपका हर सब्जेक्ट में फुल क्रेडिट है, जैसे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के जो क्रेडिट्स हैं वो 4 हैं, तो 4 क्रेडिट्स स्कोर करने के लिए आपको सीटी में भी पास होना पड़ेगा, प्लस आपको थ्योरी के पेपर में भी पास होना पड़ेगा। टोटल आपको 40 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर पास हो जा रहे हैं अच्छे खासे नंबर से, 45 आ जा रहे हैं, तब भी आपको 4 क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट और मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं होता है, बस पास या फेल बताता है कि आप किस सब्जेक्ट में पास हैं, किस सब्जेक्ट में फेल हैं। तो आपके जो एट लास्ट क्रेडिट होने चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वो 22 होने चाहिए।
नहीं तो आपकी कुछ सब्जेक्ट्स में बैक आ जाती है, इसमें फेल नहीं होती, इसमें बैक आ जाती है कि आप उसको दोबारा दे सकते हैं। तो इसमें भी सेमेस्टर होता है, एक ऑड सेमेस्टर होता है, एक इवन सेमेस्टर होता है। जैसे जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो ऑड होगा, सेकेंड सेमेस्टर होगा इवन होगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी किसी सब्जेक्ट में फेल हुए या बैक आई, तो वो आप किसी ऑड सेमेस्टर में ही क्लियर कर पाते हैं, मतलब कि आप थर्ड में कर सकते हैं, फिफ्थ में कर सकते हैं, सेवन्थ में कर सकते हैं। आप इवन सेमेस्टर में उसको क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक रूल होता है, आप इसको भी प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फिर होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें भी यही चीज़ फॉलो होता है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पीएफपीएस होता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, जिसको भी प्लेसमेंट के लिए बैठना है, ठीक है, जिसको भी आईटी सेक्टर में जाना है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो। अगर आप कोर ब्रांच के भी हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, तब भी आप प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं या फिर ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट होता है, वो होता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीएफपीएस हम लोग इसको कहते हैं, जिसमें कि हम लोग को सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ठीक है। फिर इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आती है। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रही, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपके सेकंड में पीएफपीएस रहेगा। अगर पहले में पीएफपीएस है तो सेकंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगी। और ये आए फिफ्थ नंबर पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और सॉफ्ट स्किल, ये सबसे ईजियर सब्जेक्ट होते हैं। अब आपकी बारी आती है प्रैक्टिकल की। यहाँ पे जो पी है इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो होता है 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का कहाँ होता है, जो कि आपने प्रैक्टिकल फाइल दी है, जो आपका अटेंडेंस है, वो इंटरनल होता है। ये जो 50 होता है ये इंटरनल होता है। ये जो होता है ये एक्सटर्नल एग्जामिनर आके आपको मार्क्स असाइन करता है। ये दूसरा 50 होता है, ठीक है। फिर यही चीज़ है सारे बाकी लैब में भी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब होती है, प्रोग्रामिंग की लैब होती है, इंग्लिश लैंग्वेज लैब भी होती है, फिर वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन लैब होता है, ये भी बहुत अच्छी होती है। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आ गई है। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री होगी तो सेकंड में इंजीनियरिंग फिजिक्स आ गई होगी, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगी या तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, कोई एक ही होगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्रेडिट्स बता दिए हैं। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में स्पोर्ट्स एंड योगा और एनएसएस आ जाता है, एक नया सब्जेक्ट आ जाता है। हम लोग में एनएसएस था, बट स्पोर्ट्स एंड योगा भी आ सकता है, तो उसका कोई क्रेडिट नहीं होता है, बट उसके मार्क्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं है लास्ट में, बट इसके जो मार्क्स होते हैं वो जुड़ते हैं, ठीक है। अब डिटेल सिलेबस जाते हैं, हम लोग जा रहे हैं डिटेल सिलेबस को जानने। मगर इसमें भी ऑल ब्रांचेज एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये स्पेशल ब्रांचेस हैं, तो इन लोगों को छोड़ दिया गया है, तो आप लोग इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो पहले हम लोग आते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स। मेन चीज़ ये भी है ना कि जो फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेनली इसमें से 70% सिलेबस हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ चुके होते हैं। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स है तो ये हम लोग पढ़ चुके होते हैं। कहाँ पढ़ चुके होते हैं? हाँ, क्लास ट्वेल्थ में मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स होती है ना, क्लास ट्वेल्थ में लास्ट में 4-5 चैप्टर होता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक चैप्टर में मिला के पूरा चीज़ दे दिया है, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे। मेनली जो आपके पर चैप्टर रहेंगे वो 2 to 3 वीडियोस आएंगी, मैक्स टू मैक्स 4 वीडियो हो जाएंगी हाफ आवर की, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। सो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका कोई भी टॉपिक मिस कर रहेंगे हम लोग, नहीं। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है। पीडीएफ दी जाएगी थ्योरी की, जहाँ से आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप अपनी नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो सेकंड चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े बहुत, तो अगर ये न्यूमेरिकल्स हम ज़्यादा नहीं क्लास में ले पाएंगे, सिर्फ 1-2 ले पाएंगे, तो आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल्स आपको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे, तो आप उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए। वेव ऑप्टिक्स है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही क्लास 12 में, बट फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें नई भी इसमें आ जाती हैं, जैसे कि डबल स्लिट,
ठीक है। एब्सेंट स्पेक्ट्रा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा विथ ग्रेटिंग, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर, रिजॉल्विंग पावर, रेलेज क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। फिर फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर और सुपर कंडक्टर्स एंड नैनोमीटर्स, ये इजिएस्ट चैप्टर्स हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के। इवन वेव ऑप्टिक्स भी बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। मेनली थ्योरी आ जाती है कोहेरेंट पे और न्यूटन्स रिंग पे आ जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। फिर सेकंड चैप्टर आता है आप लोगों का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, रेफरेंस बुक्स। अगर आप पहले से पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप रेफरेंस बुक्स को भी रिफ़र कर सकते हैं। इसमें बुक्स दी हैं किस किस चैप्टर के लिए, कौन कौन सी बुक होगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, बुक्स बहुत मोटी होती हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। आपको फर्स्ट ईयर पूरा एंजॉय करना है, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आप लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता है। फिर आप अपनी स्ट्रीम के टुवर्ड्स वर्क करने लग जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर जो होता है वो फुल्ली इंजॉय होता है। आप घूमिए, हर काम कीजिए, साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए, तब भी हो जाएगा आपका। फिर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री होता है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बहुत इजी है, आप देख लीजिए। एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लिक्विड क्रिस्टल, ग्राफाइट एंड फ्लोरीन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर सेकेंड स्टीरियो केमिस्ट्री, ये हम लोग पढ़ चुके थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज, ये पूरा ही हम लोग पढ़े हैं। फोर्थ आता है वाटर टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फ्यूल एंड कंबशन भी हम लोग पढ़ते ही हैं। पॉलीमर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मेनली हर चीज़ हम लोग पढ़ चुके रहते हैं। ये रेफरेंस बुक्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का आप सिलेबस देख लीजिए। मैट्रिसेस पढ़ी हुई है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी हुई है, डिफरेंशियल कैलकुलस 2, इसमें कुछ नहीं है, बस डिफरेंशियल कैलकुलस जो होती है वो आपको एक बार रिवाइज करा रही है। डिफरेंशियल कैलकुलस 2 जो है उसमें बस आपको थोड़ा हाइयर बता दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे साइन एक्स लॉग एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो वही एक्सपेंशन निकालने का जो तरीका होता है वो टेलर्स और मैक्लॉरिन्स थ्योरम से आता है, उनकी सीरीज फॉर्म होती है इस थ्योरम की वजह से, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशंस ऑफ एरर्स जो था वो आप लोग 12th में पढ़े हैं। जैकोबियंस यहाँ पे नया है, जो कि हम मैं आपको बता दूंगा। जैकोबियंस भी मैट्रिक्स ही होता है। इवन मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट होता है, बहुत ईजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर मल्टीपल इंटीग्रेशन होता है, कई बार इंटीग्रेशन करना। आपको इसमें 3 डिग्री ट्रिपल इंटीग्रल भी दिखाई देगा, बस उससे ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। फिर वेक्टर कैलकुलस होता है, जैसे कि आप वेक्टर पढ़ते थे, ठीक है, आई जे के, तो उसी तरह वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, वो सब आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर भी रेफरेंस बुक्स हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स भी हैं। टेक्स्ट बुक्स में मैं आपको ये बोलूँगा, ठीक है, कि टेक्स्ट बुक इसमें से आप कोई भी एक तो रिफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आता है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये पूरा न्यू है तो इसको मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है। ये भी पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड है। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये भी इजी आप पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। मेनली आपका जो भी ये सब्जेक्ट है, इसके जो चैप्टर्स हैं, आपका फर्दर लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं होगा अगर आप रिसर्च की फील्ड को चूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्लेसमेंट की फील्ड को चूज़ कर रहे हैं तो मान के चलिए कि किसी भी चैप्टर का आप पे कोई भी उतना कार्य नहीं होगा, उतना कोई यूज़ नहीं होगा आपके फ्यूचर में। तो आप बस इनको कैसे मार्क्स गेन किया जाए, आप बस उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है अगर आप रिसर्च की फील्ड में नहीं जा रहे हैं तो, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके लिए भी हैं रेफरेंस बुक्स हैं, आप ले सकते हैं। फिर फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डीसी सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं, एसी सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 12th में, ट्रांसफार्मर्स भी पढ़ चुके रहते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो होती हैं ये नई है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस जो है ये तो पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा ही ये थ्योरी बेस्ड है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीडीएफ क्या दे दूंगा, आप लोग को पढ़ा भी दूंगा। ये रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है।
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सबसे अच्छी है और सबसे मे बी सरल पड़ेगी, आप लोगों को ईजी पड़ेगी। सेमीकंडक्टर डायोड है, बस आप लोग ट्रांजिस्टर नहीं पढ़े होंगे, कुछ कुछ बच्चे ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे क्लास ट्वेल्थ में, बट मेनली नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ा था। तो वही मैं बता रहा हूँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी नहीं पढ़े हैं। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या आता है, जैसे कि आप अगर कीबोर्ड पे 5 प्रेस कर रहे हैं, तो मॉनिटर को या फिर सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि आपने 5 प्रेस किया है। तो जो इनसाइड वर्किंग होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो इंटर रिलेशन होता है, कि हार्डवेयर जो भी इनपुट देता है वो सॉफ्टवेयर कैसे समझता है, वो चीज़ आती है पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं तो बोलूँगा कि अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और वायरलेस, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। फिर आता है क्या यहाँ पर, टेक्स्ट बुक्स आती हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मेन चीज़ यही है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आप लोगों को सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब मेन चीज़ इसमें यही है कि अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं, चाहे आप कोर ब्रांच की हो चाहे नॉन कोर ब्रांच की हो, आप ले सकते हैं, ठीक है। आजकल जो है वो स्किल मैटर करती है, मेनली आजकल स्किल ही मैटर कर रही है, इतना ये सब कुछ मैटर नहीं कर रहा है कि आप किस कॉलेज से थे या किस से थे। अगर आप ऑफ कैंपस में जा रहे हैं, आपके अंदर स्किल है, हाँ, उतना पैकेज स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा जितना एक आईआईटी को मिल जाएगा आपके बराबर स्किल वाले को। बट हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो 1 साल के अंदर आप उसके बराबर का पैकेज गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल है। कॉलेज जो होता है वो बस फर्स्ट टाइम आपको प्लेसमेंट दे देता है, बाकी सिर्फ आपकी मेहनत होती है। मम्मी पापा बहुत कहते हैं, मम्मी पापा हम लोग के लाइफ में बहुत कहते हैं कि बस 12th तक मेहनत है, 10th तक मेहनत है, कॉलेज जाने तक मेहनत है, बट नहीं भाई। जैसे जैसे आप लोगों को पता चलेगा, मेहनत पूरी ज़िंदगी है। बट स्टार्टिंग में जो होता है कि एक टाइम पर जब हम लोग कॉलेज में चले जाते हैं, तो जब हम लोग खुद देखते हैं अपने पीयर ग्रुप को, तो वो क्वाइट कम्पिटिटिव हो जाता है, तो हम लोग का खुद मन करता है काम करने का। अब 12th तक क्या रहता है, हम लोग घर में रहते हैं, तो हम लोग को इतनी समझ नहीं होती है कि हम लोग कैसे काम करें, कैसे खुद से पढ़ें। इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि बस इतनी मेहनत है, इसके बाद तो लाइफ सेट है। बट लाइफ सेट नहीं होती है भाई, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। मैं तो कहूँगा कि मैं सबसे पहले इसी को डालूंगा, मे बी सबसे पहले मैं यही टीच करूँ, क्योंकि अगर कोई अभी भी शुरू करना चाह रहा है, सबका जे एडवांस खत्म हो गया, अगर कोई अभी भी शुरू करना चाह रहा है सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। आप सी लैंग्वेज को स्टार्ट कीजिए, मैं सी लैंग्वेज आपको पूरा बेसिक बता दूंगा, ठीक है। इसमें करके बताऊंगा मैं आपको कि कैसे रन करना है, आपको डाउनलोड भी करना बताऊंगा कि कैसे आप एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, इसकी रेफरेंस बुक्स हैं। खैर मैं बोलूँगा कि इसकी रेफरेंस बुक्स प्लीज़ रिफ़र मत कीजिएगा। अगर सी आजकल उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है, सी प्लस प्लस या जावा आप उससे एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, बेसिक सीखने के लिए आप सी सीख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में आपको सी ही पढ़ाई जाएगी AKTU के अंदर। फिर फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है, ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। ये भी हम लोग बहुत हंसते हंसते पढ़ेंगे विथ एनिमेशंस, ठीक है। आप लोग कोई टेंशन मत लीजिएगा, हर बंदोबस्त आप लोगों के लिए किया गया है, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ सकें, आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझ में आए। फिर हम आते हैं लास्ट में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये तो बहुत इजी है, ये आप लोग हमेशा पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ रहे होंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, हर बुक के, साइंस के बुक के लास्ट जो चैप्टर होते थे वो यही होते थे। मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पॉल्यूशंस क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, एनजीओज़ क्या-क्या हैं। फिर लास्ट में आता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल जो होता है वो मेनली इंग्लिश ही होता है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग उतना भी नहीं पढ़े थे, क्योंकि मेनली जो नॉर्मल इंग्लिश होती है उससे काम चल जाता है, आप उससे अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद फिर लैब आ जाता है, एक्सपेरिमेंट्स वाला आ जाता है, तो वो हमारा सेक्शन नहीं है। वो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट दीजिए,
कैसे आप एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा, प्रैक्टिकल्स को कीजिएगा अपने क्लास में, बट उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग ओवरव्यू देख लिए होंगे सिलेबस का, तो अगर आप लोगों का मन करे, जैसे कि आप लोग अगर AKTU का कॉलेज लेने वाले हैं या दूसरा कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, आप AKTU का पढ़ने वाले हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर कॉलेज के लिए यही सिलेबस है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इससे पढ़ सकते हैं 2 हफ्ते पहले। मुझे पता है इस समय इसकी रीच नहीं बढ़ेगी, अभी ये जुलाई का मंथ चल रहा है, मे बी अक्टूबर के एंड तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे, बट मैं खुद चाहता था कि थोड़ा बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं इस समय रीच का भी ज़्यादा देख नहीं रहा। अभी से डालूंगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेनली सब लोग एग्ज़ाम के 2-3 हफ्ते या 1 महीने पहले ही पढ़ते हैं। अगर आप लोग का एग्ज़ाम भी देखें तो वो जनवरी की स्टार्टिंग में होगा, उससे पहले नहीं होने वाला, ठीक है? और तब आप लोग पढ़ेंगे भी तो वही 1 महीने पहले से, मतलब दिसंबर से पढ़ेंगे, बट मैं उतना व्यूज़ के लिए डाल भी नहीं रहा। हाँ, अगर आपके किसी दोस्त को नहीं पता होगा तो बेस्ट तरीके से पढ़ाया गया है, जितना इनफ है बस उतना पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, ठीक है? तो मैं तो बोलूँगा यही कि आप लोग इससे प्लीज़ पढ़िए, ठीक है? आप लोग इससे पढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ये एनिमेशंस है, ठीक है? AKTU फुल फर्स्ट ईयर कोर्स है। और जो फॉर्मेट रहेगा वो कैसे रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा, जो अभी सिलेबस कूद के आ रहा है भैया, यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इंट्रो की जगह हमारे टॉपिक रहेंगे कि उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएं। ये जो रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, थंबनेल रहेगा, ठीक है? ये पूरा का पूरा हमारा थंबनेल रहेगा, ठीक है? इंजीनियरिंग विद NNV आप पढ़ रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू।